तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रवाद की, देखना पहला क्वेश्चन कौन सा है। राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति किस क्रांति के तहत हुई। आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति की हुई थी जो 1789 में हुई थी, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो याद रखना वियना शांति सम्मेलन 1815 में आयोजित किया गया था। क्यों हुआ था आपको पता है, वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। नेपोलियन और ब्रिटेन उनकी संयुक्त संघ के बीच के अंतर्गत, जो इनका संयुक्त गठबंधन है उनके बीच में। तो उसके बाद में जितने भी प्रांत थे नेपोलियन द्वारा विजित, उनको सबको बांटा गया था इसके तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखना, 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ का गठन किया गया। गठन किसके द्वारा किया गया था। आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो याद रखना मेटरनिख था। फ्रांस जब सीखता है तो सारी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, इसी मेटरनिख ने कहा था, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासक था। तो याद रखना बुर्बो राजवंश का था। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ तो आप भी एक बार देख लेना इनको। कार्बोनिर नामक जो गुप्त संगठन था का सदस्य इनमें से कौन था। तो याद रखना मैथ्सिनी, जूसेप मैथ्सिनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जूसेप गैरिबाल्डी को, इनको मैथ्सिनी को पढ़ के जाना आप। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया है। तो याद रखना बिस्मार्क को दिया गया है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय। नेक्स्ट है, किस देश का नारी का प्रतीक रूप मरियन था। ध्यान रखना फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली, एकीकृत इटली जो इंटीग्रेटेड इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो याद रखना ये एम्मानुएल द्वितीय है। नेक्स्ट, जोल्वेराइन संघ का गठन कब किया गया था। ये याद रखना, यहाँ आ सकता है आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, 1834 में। अति लघुरात्मक प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। आपको पता है 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि हुई थी, याद रखना। किसके तहत, तुर्की के पास था, ये ध्यान है। नेक्स्ट, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अभी बताया मैंने, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के रूपक मौर्यन के प्रतीक चिन्ह के लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी, ये याद रखना थोड़ा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। तो याद रखना जर्मन दार्शनिक था योहान। नेक्स्ट, जूसेप मैथ्सिनी द्वारा गठित संगठनों के नाम बताइए। यंग इटली और यंग यूरोप, ये पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तो आपको पहले पता है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक चिन्ह टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ है स्वतंत्रता। नेक्स्ट, रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लेना। वियना सम्मेलन 1815 में आयोजित हुआ था, आपको ये भी पता है। जर्मन संसद का नाम आपको पता है राइक्सटैग, ये शायद नहीं पूछे जाने की संभावना है, लेकिन याद रखना। जर्मन राष्ट्र का रूपक थी जर्मनी, और फ्रांस की आपको पता ही है। इसके अलावा स्वतंत्र जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। तो ये इनमें से देख लेना, आने की संभावना है, एक आ सकता है। अगला देखो, लघुरात्मक प्रश्न की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार प्री बोर्ड में भी दिया है मैंने, ध्यान रखना। नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन संहिता का के क्या क्या प्रावधान थे। देखो 1804 वाली, नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक से प्रमुख प्रावधान थे निम्न। जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वैसे तो मैंने आपको 6-7 करवा रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना, जोल्वेराइन संघ से आप क्या समझते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जोल्वेराइन 1834 में पर्सा के नेतृत्व में गठित किया गया एक शुल्क संघ था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे, ये याद रखना। नेक्स्ट है रोमानीवाद, ये प्रश्न आ चुका है तो आने की संभावना कम लग रही है, फिर भी ध्यान रखना। रोमानीवाद एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, तथा इसने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की है, ध्यान रखना। स्कॉटलैंड का यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार विलय किया गया था, स्पष्ट कीजिए।
याद रखना एक एक्ट था, एक्ट ऑफ यूनियन। समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। आपको पता है यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन 4 देश आते हैं, पहले बता रखा है मैंने। एक तो ग्रेट इंग्लैंड खुद आता है, इसके अलावा आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इसके अलावा वेल्स और एक स्कॉटलैंड। ध्यान रखना ये 4 आते हैं इसके अंतर्गत। तो देखो इसमें एक्ट ऑफ यूनियन, समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा लिया था तथा स्कॉटलैंड की राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया था। ये याद रखना। अभी थोड़े दिन 5-6 साल पहले है ना, आयरलैंड भी इससे अलग होने वाला था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला, इस कारण वो नहीं हो पाया था। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े, ये भी देखना। वियना संधि के मुख्य प्रावधान थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, आने की संभावना है। वियना संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न: बुर्बो वंश की सत्ता को पुनः बहाल करना, नेपोलियन के अधिकार वाले प्रदेशों को फ्रांस में वापस लेना, फ्रांस के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना, 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ को बनाए रखना, ये भी ध्यान रखना, यूरोप में एक नया व्यवस्था स्थापित करना, नेपोलियन के शासनकाल के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को समाप्त करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इनके बारे में एक एक को अच्छे से समझा रखा है, मैंने आपके लिए बना रहा हूँ, तो जल्दी ध्यान बढ़िया से वापस एक बार और मैं सुना देता हूँ आपको, सुनना। बुर्बो वंश की सत्ता को पुनः बहाल करना, आपको पता है वो पहले वहाँ पर राजतंत्रात्मक निरंकुश शासन व्यवस्था थी, उसके बाद नेपोलियन राजतंत्रात्मक शासन लेकर आया था। फिर नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के युद्ध में हराया था। हराने के बाद में जब वियना संधि हुई 1805 में, उसके बाद वहाँ पर वापस निरंकुश शासन व्यवस्था राजतंत्र स्थापित कर दिया था वियना संधि के। कौन सा वंश? वही बुर्बो वंश है। अगली बात, नेपोलियन के अधिकार वाले प्रदेशों को फ्रांस से वापस लेना। सभी राज्यों ने, सभी देशों ने ना वापस उनको एक एक जिनके वियना संधि के तहत उनको अलग अलग ले लिया था अपने अपने पास। फ्रांस के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना, जो 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ को बनाए रखना, यूरोप में नई व्यवस्था स्थापित करना और नेपोलियन के शासनकाल के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को समाप्त करना। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने कई बार बताया, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। वेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लेना इनको। प्रारंभ में इटली हैम्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में मैत्सिनी ने यंग इटली नामक गुप्त संगठन का निर्माण करके एकीकृत इटली के निर्माण के लिए एक कार्य योजना का गठन किया था। ये शुरुआत है इसकी इटली एकीकरण की। 1831 और 1848 के विद्रोह के असफल होने के बाद इटली के एकीकरण का दायित्व विक्टर एमेनुएल द्वितीय के हाथों में आ गया। फिर देखना, कावूर ने फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के मध्य कूटनीतिक संधि संपन्न करवाई थी। ये भी बात ध्यान रखना, सारे है ना, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद 1861 में एमेनुएल द्वितीय के एकीकृत इटली का सम्राट घोषित कर दिया था। ये लाइन याद रखना, 1861 की बात है। 1870 में इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया था। रोम पर आपको पता है पोप का अधिकार था, अधिकार कर लिए। इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ था। मैंने आपको बताया था इटली इस प्रकार से है, ऐसे यहाँ पर कुछ है, यहाँ रोम है, ये नेपल्स वाला है, सिसली नेपल्स वाला इलाका है, सार्डिनिया पिंडमान का क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र हो गया, मध्यवर्ती क्षेत्र ये पोप वाला क्षेत्र है। तो इनको चरणबद्ध तरीके से लिया था। नेक्स्ट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। जर्मनी के एकीकरण किस प्रकार से हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण नेतृत्व किसके नेतृत्व में होता? ये याद रखना, प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक है। बिस्मार्क रक्त व लोहे की नीति अपनाई थी, लोहे की, ये ध्यान रखना। जर्मनी के एकीकरण में 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस 3 युद्धों में पर्सा को जीत मिली थी, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया को हराया था, फिर डेनमार्क को हराया था, फिर फ्रांस को हराया था। 1871 में जो वर्साय में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और जर्मनी को एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। जितना पूछा जाता है याद रखना उतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट पार्ट है, तो मैं इसको अगले में करवा दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको ज़रूर देख के जाना। धन्यवाद।